हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 6 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 3 अवधारणाएं को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर लेते हैं। तो आप सोचो, अगर स्कूल में एक स्टूडेंट सबसे पावरफुल हो, सब उसी की सुनेंगे, वही रूल्स बनाएगा और वही डिसाइड करे कि कौन क्या करेगा, तो वो क्या है? वही है हमारी पावर। तो पावर आखिर है क्या? तो स्टूडेंट चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो देशों के बीच होने वाले राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसका मतलब है देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको समझना। लेकिन स्टूडेंट, इन रिश्तों को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके हो गए शक्ति, पावर, संप्रभुता यानी कि सोवर्जिनिटी, साम्राज्य यानी कि एम्पायर और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। तो ये कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि हमें वैश्विक राजनीति को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि पबजी या फ्री फायर में गन्स, स्ट्रेटेजी, टीम सब इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही आईआर में ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये जो अवधारणाएं हैं ये हमें यह समझाने में मदद करती है कि देशों के बीच जो शक्ति संतुलन है वो कैसे बनता है, राज्य अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करता है और वैश्विक राजनीति व्यवस्था काम कैसे करती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारी फर्स्ट अवधारणा जो आती है वो हमारी आती है शक्ति यानी कि पावर। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पावर इन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पावर आखिर है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा शक्ति यानी कि पावर। तो सबसे पहले आप शक्ति की अर्थ यानी कि उसका जो मतलब है उसको समझ लीजिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो शक्ति का अर्थ है किसी राज्य की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित कर सके, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। यानी कि स्टूडेंट सिंपल सा आप समझिएगा, शक्ति का मतलब है दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी। जैसे क्लास में एक लड़का बोले आज बंक मारते हैं और पूरी क्लास मान जाए तो वही है पावर। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरों पर प्रभाव या नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। तो स्टूडेंट अब सवाल आता है कि जो शक्ति है वो आती कहां से है, यानी कि शक्ति के स्रोत कौन कौन से है। तो शक्ति कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे कि सबसे पहले आपकी सैन्य शक्ति आती है। तो सैन्य शक्ति में क्या आता है? सैन्य शक्ति में आपके आते हैं जैसे कि आपकी आर्मी हो गई या आपका कोई भी परमाणु हो गया, इसी तरीके से आपकी सैन्य शक्ति होती है। सेकंड आपकी जो शक्ति आती है वो आर्थिक शक्ति, यानी कि जो आपकी कैपिटल हो गई, जो आपके जैसे आप देखिए इस समय जो डॉलर का प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई चल रहा है और जो हमारा इंडियन रुपीज है वो बहुत ही ज्यादा पीछे रहा है। यानी कि यहाँ पर जो यूएसए की जो आर्थिक शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा है। थर्ड हमारा आता है राजनीतिक स्थिरता, यानी कि जो राजनीति है वो किसी देश की कितनी स्थिर है और कितनी अस्थिर है। फोर्थ हमारा आता है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में जैसे आप देखें परमाणु ऊर्जा हो गई या आपका कोई
यंत्र हो गए या कोई टेक्नोलॉजी हो गई, ये सभी आपके तकनीक होती है। फिफ्थ आता है जनसंख्या, यानी कि उस देश की जनसंख्या कितनी है, ज्यादा है कम है, तो ये सभी शक्ति के स्रोत है। इसमें एक शक्ति का स्रोत आता है आपके प्राकृतिक संसाधन भी, जैसे आपका कोयला हो गया, तेल हो गया, तो ये सभी हमारे शक्ति के स्रोत है। तो राज्य की शक्ति इन्हीं सभी तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे गेम में जिसके पास बेस्ट वेपन्स, कॉइन्स और स्किल्स होती है वही जीतता है, इसी तरीके से जो हमारा कंट्री है, जो हमारा ग्लोबल है, उसमें भी जिसके पास बेस्ट शक्ति होगी वही जीतता है। तो यही था हमारा शक्ति के स्रोत। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति का आखिर महत्व क्या है, यानी कि जो पावर है वो आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस आती है इसकी वो आती है कि शक्ति देशों की विदेश नीति को प्रभावित करती है, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो तय करती है हमारी शक्ति के आधार पर ही, यानी कि जिस देश की शक्ति ज्यादा होगी उसी के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बनती है। सेकंड आता है शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अधिक प्रभाव रखते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होते हैं वे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं विकसित देशों पर, विकासशील देशों पर। तो शक्ति के आधार पर कई बार वैश्विक निर्णय ले जाते हैं, यानी कि ग्लोबल डिसीजन पर असर डालता है हमारी शक्ति। जैसे आप देखें यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है, तो उसके आधार पर बहुत सारे ग्लोबल डिसीजन भी लिए जाते हैं। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शक्ति के प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पावर के टाइप कितने होते हैं। तो जो हमारी पावर है, जो हमारी शक्ति है, वो मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो प्रकार की होती है, फर्स्ट हार्ड पावर और सेकंड सॉफ्ट पावर। तो सबसे पहले हम समझते हैं हार्ड पावर को। आखिर हार्ड पावर है क्या? तो हार्ड पावर का अर्थ है बल या दबाव के माध्यम से प्रभाव स्थापित करना, यानी कि फोर्स या प्रेशर से काम करवाना ही हमारी हार्ड पावर है। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि कोई युद्ध हो गया या कोई इकोनॉमिक संकट हो गया, तो ये सभी हमारी हार्ड पावर हो गई। तो इसमें मुख्य रूप से सैन्य और आर्थिक शक्ति शामिल होती है, जैसे कि सैन्य कार्रवाई या आर्थिक प्रतिबंध या युद्ध। तो जो हार्ड पावर है स्टूडेंट, उसका उपयोग करके कोई भी देश दूसरे देश को अपने निर्णय बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो जैसे टीचर बोले होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा, ये एक तरीके से आपकी हार्ड पावर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर क्या होती है? तो सॉफ्ट पावर का अर्थ है आकर्षण और प्रभाव के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करना, यानी कि प्यार, अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस से काम करवाना, इसको ही हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसमें संस्कृति, मूल्य और कूटनीति की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि सांस्कृतिक प्रभाव हो गया, शिक्षा हो गई या अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो गया। तो सॉफ्ट पावर में जो देश बात मानता है वो बिना किसी दबाव के बात मानता है, यानी कि सॉफ्ट पावर में कोई देश बिना दबाव के दूसरों को प्रभावित करता है। तो यही था हमारा हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर हमारी ऐसे है जैसे दोस्त बोले चल ना यार मूवी चलते हैं और हम मान जाते हैं, तो ये हमारा एक कन्विंस हम हो चुके हैं, यानी कि ये एक सॉफ्ट पावर है। एक तरीके से आप समझिएगा जो हार्ड पावर है वो एक तरीके का डर है और जो सॉफ्ट पावर है वो एक तरीका का प्यार। तो यही था हमारा पावर, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रभुता, यानी कि सोवर्जिनिटी। तो सोवर्जिनिटी आखिर होती क्या है? तो सोवर्जिनिटी का आप सबसे पहले अर्थ समझिएगा। तो संप्रभुता का अर्थ है किसी राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार, यानी कि एक देश की पूरी आजादी और सुप्रीम ऑथोरिटी को ही हम संप्रभुता कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी देश अपने क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च सत्ता रखता है, मतलब कि अपने देश में खुद रूल बनाना, कोई बाहर वाला इंटरफेस ना कर सके, उसको ही हम संप्रभुता कहते हैं। तो कोई बाहरी शक्ति उस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे घर में मम्मी बोले ये घर मेरा रूल है, तो इसमें कोई बाहर वाला इंटरफेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारी संप्रभुता है, संप्रभुता में भी कोई बाहर वाली शक्ति उसको आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो यही था हमारा संप्रभुता। अब हम संप्रभुता की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है राज्य की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता को दिखाता है कि कोई देश या कोई राज्य कितना ज्यादा स्वतंत्र है। सेकंड विशेषता आती है आंतरिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण, यानी कि उसके जो आपसी मामले या आंतरिक मामले होते हैं उस पर उसका पूर्ण कंट्रोल होता है, किसी बाहरी शक्ति का उस पर नियंत्रण नहीं रहता। थर्ड आता है भारी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, यानी कि कोई भारी शक्ति आकर उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, भारी हस्तक्षेप से वो स्वतंत्र होता है।
फोर्थ आता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको इक्वालिटी मिलती है। तो यही सभी हमारी संप्रभुता की कुछ मुख्य विशेषता है, मतलब हर देश खुद का बॉस है, ये एक संप्रभुता कहता है। तो यही थी कुछ विशेषता। अब हम बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। तो महत्व क्या है स्टूडेंट? महत्व यही है कि ये एक राज्य को स्वतंत्र पहचान देता है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की समानता भी सुनिश्चित करता है। तो यही था इसका महत्व संप्रभुता का। अब संप्रभुता की कुछ चुनौती भी है, तो कुछ चैलेंजेस भी है, उन चैलेंजेस को देख लेते हैं। तो आज के टाइम में सोवर्जिनिटी इजी नहीं है, इसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या क्या चुनौती है? सबसे पहली जो चुनौती है वह है वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। सेकंड चुनौती आती है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आती है मानव अधिकार हस्तक्षेप, यानी कि ह्यूमन राइट्स इशू। फोर्थ आती है आतंकवाद, यानी कि टेररिज्म। और फिफ्थ आता है आर्थिक निर्भरता, यानी कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो इन कारणों से भी जो कई बार राज्य है उनकी जो पूर्ण स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। जैसे आप बोले कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन जो पॉकेट मनी है वो पापा से लेते हैं, यानी कि सेम सिचुएशन कंट्रीज की भी है कि वे निर्भर है दूसरे पर, लेकिन वे खुद को इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो यही था हमारा संप्रभुता को चुनौती। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है साम्राज्य को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं साम्राज्य के बारे में। आखिर साम्राज्य है क्या? तो सबसे पहले आप साम्राज्य का अर्थ समझिएगा। तो साम्राज्य का अर्थ है एक ऐसी राजनीतिक तंत्र जिसमें एक शक्तिशाली राज्य है कई क्षेत्रों या देशों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो सबसे पहले समझिएगा साम्राज्य होता क्या है। तो जब एक पावरफुल देश कई देश या कई क्षेत्रों पर कंट्रोल कर ले तो उसे ही हम कहते हैं साम्राज्य है। तो साम्राज्य अक्सर सैन्य शक्ति और राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। तो जैसे आप पहले समय में देखते थे राजा महाराजा क्या करते थे, एक क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे और उनको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे क्लास में एक मॉनिटर इतना पावरफुल हो जाए कि वो पूरी क्लास को कंट्रोल करे, कौन बैठेगा कौन बोलेगा, बस वही साम्राज्य यानी कि एम्पायर है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है एक केंद्रीय सत्ता, यानी कि एक सेंट्रल पावर, यानी कि इसके पास जो शक्ति होती है वो किसी एक के पास होती है, एक ही केंद्रीय सत्ता वो फैली रहती है। सेकंड आता है बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण, यानी कि ये जो साम्राज्य होता है ये बड़े एरिया को कंट्रोल करता है, जिस तरीके से आप देखें मुगल साम्राज्य था हमारा, इसी तरीके से। थर्ड आता है विभिन्न संस्कृतियों और समाजों का शासन, यानी कि अलग अलग कल्चर्स पर ये रूल करता है, अलग अलग संस्कृति और समाज पर ये शासन करता है। ऐतिहासिक उदाहरण आपका हो गया रोमन साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, यानी कि यहाँ पर एक बॉस और बहुत सारे कंट्रोलर लोग होते हैं। तो एग्जाम्पल हिस्ट्री में हमारे यही रहे, रोमन साम्राज्य का रहा, ब्रिटिश साम्राज्य का रहा, मुगल साम्राज्य का रहा। तो स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जैसे कोई बोले कि ये पूरा एरिया मेरा है, यानी कि वो उसका साम्राज्य है। तो यही था हमारा साम्राज्य की विशेषता। अब हम बात कर लेते हैं साम्राज्य और राष्ट्र राज्य में आखिर अंतर क्या है, ये होते क्या है। तो स्टूडेंट अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम समझ लेते हैं साम्राज्य और राष्ट्र राज्य के अंदर। तो साम्राज्य क्या है? साम्राज्य तो कई क्षेत्रों और जाति समूह पर नियंत्रण है और इसमें शासन जो अक्सर है वो भारी शक्ति द्वारा किया जाता है, यानी कि जो साम्राज्य है वो कई रीजन्स पर कंट्रोल करता है और बाहर का जो रूलर होता है वो रूल करता है। लेकिन जो राष्ट्र राज्य है वो थोड़ा अलग होता है। राष्ट्र राज्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, यानी कि एक फिक्स टेरिटरी उसकी होती है और साझा संस्कृति और पहचान, यानी कि सेम आइडेंटिटी होती है और खुद की स्वतंत्र सरकार, यानी कि खुद की गवर्नमेंट होती है। तो आप एक इसको इस तरीके से समझिएगा कि जो एम्पायर है वो होस्टल वार्डन है, वो सब पर रूल करता है, लेकिन जो नेशन स्टेट है वो अपना खुद का रूम है, वो अपने रूल्स अपने आप हिसाब से चलाता है। तो सबसे बड़ा अंतर यही हुआ कि राष्ट्र राज्य में लोग स्वयं शासन करते हैं, जबकि साम्राज्य में शासन भारी शक्ति द्वारा शासन होता है, यानी कि एम्पायर में फ्रीडम कम है और नेशन स्टेट में फ्रीडम ज्यादा है। तो यही था हमारा साम्राज्य और राष्ट्र राज्य में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में। तो अब आता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल सिस्टम को लेकर। तो सबसे पहले आप इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में समझिएगा, आखिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होता क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसके माध्यम से वैश्विक राजनीति संचालित होती है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरी दुनिया कैसे चलती है, उसके रूल्स और रिलेशंस क्या है, ये हमें बताता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें नियम, संस्थाएं और शक्ति संतुलन सब कुछ शामिल होते हैं।
तो स्टूडेंट ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्रीज आपस में इंटरैक्ट करती है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें, जैसे स्कूल में रूल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट इंटरैक्ट करते हैं, वैसे ही वर्ल्ड में भी कंट्रीज होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ मुख्य तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले इसके जो मेन एलिमेंट्स आते हैं वे आते हैं राज्य प्रणाली यानी कि स्टेट सिस्टम, सेकंड अंतरराष्ट्रीय कानून यानी कि इंटरनेशनल लॉ, थर्ड आता है अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप देखिए यूनाइटेड नेशंस हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, फोर्थ आता है वैश्विक शक्ति संतुलन यानी कि पावर बैलेंस। तो स्टूडेंट मतलब दुनिया रैंडम नहीं चलती, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है और उसको ही हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का आखिर उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है शांति बनाए रखना, यानी कि जो वैश्विक स्थिरता है उसको बनाए रखना, और जो संघर्ष है यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको कम किया जाए, और जो देशों के बीच सहयोग है यानी कि जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट जैसे क्लास में रूल हो लड़ाई नहीं करनी, सेम वर्ल्ड लेवल पर भी जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारी व्यवस्था है वो बात करती है। तो यही था हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हैं जो हमारी ये अवधारणाएं है जैसे कि शक्ति, संप्रभुता, साम्राज्य और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, तो ये सभी जो अवधारणा है इनके माध्यम से ही हम वैश्विक राजनीति को समझ सकते हैं। तो पावर से ही देश इन्फ्लुएंस करता है, सोवर्जिनिटी से अपनी आइडेंटिटी बचाते हैं, और एम्पायर हिस्ट्री का कंट्रोल सिस्टम था, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो आज का ग्लोबल स्ट्रक्चर है। तो आधुनिक समय में जो वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इन सभी के कारणों के वजह से ये जो अवधारणाओं का स्वरूप है वो बदलता जा रहा है, इसीलिए इनका जो अध्ययन है वो अंतरराष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट दुनिया एक गेम की तरह है जहां हर कंट्री प्लेयर है और रूल्स समझना ही जीत है। तो अगर तुम्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझनी है तो इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होगा, वरना एग्जाम में ऐसा लगेगा कि पेपर इंग्लिश में नहीं एलियन लैंग्वेज में है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एवं लास्ट यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।